स्वागत है आपका एनएलसीसी क्लासेस अलीगढ़ में। जैसा कि आपको मालूम है, हम एक सीरीज ऑफ लेक्चर्स चला रहे हैं बीएनएसएस का, जिसमें हम आज जो बात करेंगे लेक्चर में, वो आज हम अरेस्ट ऑफ पर्सन की बात करेंगे, चैप्टर 5। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में चैप्टर 4 डिस्कस किया था, आज हम बात करेंगे चैप्टर 5 की। तो चैप्टर 5 में क्या है, जैसे पहले चैप्टर 5 अरेस्ट ऑफ पर्सन से रिलेटेड था, इस बीएनएसएस में भी चैप्टर 5 से ही चैप्टर 5 में भी आज भी वही सब चीजें अरेस्ट ऑफ पर्सन बताएं, कुछ तब्दीली के साथ में, कुछ थोड़े बहुत चेंजेस किए गए, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। तो हम आज बात करेंगे अरेस्ट ऑफ पर्सन के बारे में। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि राजस्थान की वैकेंसी अभी नोटिफाइड हुई है, हाई कोर्ट ने उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल दिया है। लेकिन हाई कोर्ट साल के शुरुआत में बता देता है कि राजस्थान हाई कोर्ट खासतौर पर साल के शुरुआत में बता देता है कि उसके पास कितनी वैकेंसी है। तो इस साल 2025 की जो वैकेंसी है, टोटल 44 वैकेंसी है। और मैं अपने अधिवक्ता बहन और भाइयों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी तैयारी करना चाहते हैं या तैयारी में हैं, वो देर ना करें, तैयारी शुरू कर दें। और चूंकि जब भी इसका फॉर्म भरने की डेट आएगी ऑफिशियली, तो हम आपको अपडेट कर देंगे। और आयोग की या हाई कोर्ट की साइट पे आप जाकर देख सकते हैं, उससे विजिट करते रहिए, चेक करते रहिए कि हाँ कब उसका फॉर्म आएगा। उसका जो सिलेबस है उसको ध्यान में रखते हुए हमने एक सफलता बैच लॉन्च किया है फॉर दी RJS 2025, जो अपकमिंग वैकेंसी है। हमने उसके लिए एक सफलता बैच लॉन्च किया है, जिसमें हमने टोटल 15 सीट्स रखी हैं। ओनली 15 स्टूडेंट हम उसमें लेंगे, जिनके साथ हम पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे। 1-to-1 स्टूडेंट्स को हम टीच करेंगे और बाकायदा हम उनको प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक, प्रीलिम्स मेंस वगैरह हम उसकी तैयारी कराएंगे। और आप लोगों के लिए यहाँ पर एक बेनिफिट ये है कि हम लोगों ने बहुत नॉमिनल फीस पे हम आपके लिए हम लेकर आएंगे बैच। और ये थोड़ा सा जो भी हमारा जो फीस स्ट्रक्चर है वो मैं आपको यहाँ नहीं बता सकता हूँ। ज़्यादा जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं हमें, जो स्क्रीन पे नंबर है, नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे ऑफिस को भी विजिट कर सकते हैं। आप एक बार कॉल करें, कॉल करके पता करें हमारे ऑफिस में कि क्या फीस है। यकीन जानिए बहुत अफोर्डेबल प्राइस है। तो मैं समझता हूँ बहुत नॉमिनल प्राइस पे आप अच्छी तैयारी हमारे साथ जुड़कर कर सकते हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड हमारे अधिवक्ता बहन और भाई हैं या जो भी स्टूडेंट्स हैं वो कर सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये राजस्थान हाई कोर्ट का एक अच्छा स्टेप है और अच्छी चीज़ है कि उन्होंने जो एज रखी है, अपर एज जो होती है, जैसे कि हम तमाम स्टेट्स में देखते हैं कि वहाँ पर 35 ईयर्स को मैक्सिमम एज लिमिट है। लेकिन यहाँ पर जो हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान ने किया है, जो पहले से उनके यहाँ पर है, वो ये है कि इनकी अपर एज जो लिमिट है वो 40 ईयर्स है। 40 साल तक जनरल कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जैसे कि अदर स्टेट में हमें ये चीज़ देखने को नहीं मिलती है, 35। तो देर ना करें आप, राजस्थान एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, तो तैयारी शुरू करें, चाहे हमारे साथ करें या किसी के भी साथ करें, लेकिन देर ना करते हुए आप तैयारी शुरू करें। हमारे साथ जुड़ेंगे बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे। इसमें हम आपको क्या देंगे, हम आपको 1-to-1 आपको पढ़ाएंगे। मैक्सिमम 15 स्टूडेंट रखने हमें ज़्यादा, क्योंकि हम क्वालिटी बेस्ड यकीन करते हैं, हम क्वांटिटी में यकीन नहीं करते। हम पैसा कम कमाएं लेकिन हम अच्छी क्वालिटी के साथ करेंगे। दूसरी चीज़ हमारी, इसके साथ हम क्या देंगे, आपको लाइव क्लासेस देंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस देंगे, और इसके साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट कराएंगे। इसमें मॉक टेस्ट कैसे होंगे, आपको वीकली टेस्ट होगा, आपका मंथली टेस्ट होगा, जो मॉक कराएंगे हम वीकली मंथली। और इसके साथ ही साथ हम आपको मेंस की आंसर राइटिंग कराएंगे। और हम अगर जो भी बच्चों का हमारे यहाँ इंटरव्यू कॉल होता है, हम उनके लिए इंटरव्यू की तैयारी कराएंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर अपने अरेस्ट ऑफ पर्सन चैप्टर 5 को आज हम पढ़ेंगे। तो बीएनएसएस में क्या क्या बताया गया है, इसकी जो रेंज है वो रेंज क्या है, वो सब चीज़ें हम बात करेंगे। आइए चलते हैं डायरेक्ट की तरफ। डायरेक्ट हमारा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे डायरेक्ट को। तो आप लोग डायरेक्ट को अपने सामने रखिए, क्योंकि बिना डायरेक्ट के क्या होता है, पढ़ाई नहीं होती है, खासतौर से लॉ की पढ़ाई। जब भी आप डायरेक्ट रखेंगे अपने सामने, तभी आप लॉ को सही से पढ़ पाएंगे, क्योंकि इसके शब्द जो होते हैं तो शब्दों का सारा खेल है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर क्या करें। चैप्टर 5, सबसे पहले इसका चैप्टर कौन सा है, अरेस्ट ऑफ पर्सन का चैप्टर, इसका चैप्टर नंबर है 5। चैप्टर नंबर याद रखिए एक तो पहली चीज। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं। जूम करने में फायदा ये होगा कि आप लोगों को इजीली देखिए, मैंने इसको जूम कर दिया है कि आपको देखने में दिक्कत ना, ठीक है। तो हमने इसे जूम कर लिया है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर, देखें आप, इसका चैप्टर नंबर 5 है। और चैप्टर नंबर 5 जो है वो आपका डील करता है अरेस्ट ऑफ पर्सन्स को। पहले भी चैप्टर नंबर 5 था, पुरानी जो सीआरपीसी थी बेसिकली, तो चैप्टर नंबर 5 पहले भी इसी को, इसमें भी चैप्टर नंबर 5 भी था। जैसा कि हम पुरानी वाली सीआरपीसी की बात करें, तो पुरानी वाली सीआरपीसी में भी चैप्टर नंबर 5 ही हुआ करता था। तो इसकी रेंज जो है वो रेंज देखेंगे यहाँ पर हम, रेंज क्या है, पहले रेंज क्या थी पुरानी सीआरपीसी। अभी हम इसकी रेंज की बात कर लें तो ये सेक्शन 35 से शुरू होता है और 62 तक, पहले अभी की जो रेंज है इसकी सेक्शन 35 से शुरू होता है और सेक्शन
62 तक फैला हुआ है। ये जो रेंज है इस चैप्टर 5 की, जिसमें अरेस्ट ऑफ पर्सन बताया गया है, वो नई BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो किताब है आपकी नए कानून की 2023, इसकी जो रेंज है अरेस्ट ऑफ पर्सन की चैप्टर 5 की, वो सेक्शन 35 से शुरू होता है और 62 तक जाता है। आपको यहाँ से एक सवाल मिला प्रीलिम्स का कि इसका चैप्टर कौन सा है, इसकी रेंज क्या है, तो चैप्टर और रेंज एक सवाल यहाँ से मिला। यही बात कर लूं मैं पुरानी वाली CRPC की, इसकी रेंज क्या थी, इसकी रेंज जो हुआ करती थी वो होती थी आपकी 41 से शुरू था, 41 टू 60 तक, बल्कि 68 तक था। इसमें क्या था, ये यहां तक रेंज थी। इसके बाद 61 से शुरू हुआ था समन्स, यहां पर भी आ गए 63 से समन्स शुरू होगा। चलिए देखते हैं, सीक्वेंस कुछ भी नहीं है, हम बात करते हैं अब यहाँ पर। चलें, तो हमें क्या मिला यहाँ पे, हमें 3 चीज मिली। एक तो हमें चैप्टर पता लगा, इसकी रेंज क्या है चैप्टर की, वो रेंज पता लगी। रेंज क्या है यहाँ की, 35 से शुरू होता है और ये कहां तक जाता है, 62 तक जाता है। ये 62 तक, सेक्शन 62 तक जाता है। तो हमें 2 चीजें पता लगी, चैप्टर 5 है इसका और सेक्शन इसका 35 से शुरू होकर 62 तक जाता है। 35 से 62 तक दिया गया है। देखिए अब हम अपने मेन प्रोविजन पे आते हैं, लेकिन हमें एक चीज जाननी है सबसे पहले, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम अरेस्ट पढ़ रहे हैं, अरेस्ट ऑफ पर्सन, अरेस्ट ऑफ पर्सन, ठीक। तो हम जब अरेस्ट पढ़ रहे हैं बेसिकली, तो हमें अरेस्ट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए ना, डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन क्या होगी अरेस्ट की, हमें अरेस्ट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। क्या BNSS में कहीं डिफाइन किया गया है अरेस्ट को, स्टैट्यूटरी डेफिनेशन नहीं है इसकी, स्टैट्यूटरी डेफिनेशन नहीं है, इसको इम्बोर्डेड नहीं किया गया है, इसे इनकॉर्पोरेटेड नहीं किया गया है, कहां पर, इन दी BNSS की किताब में इसको कहीं पर भी अरेस्ट को डिफाइन नहीं किया गया है। जैसा कि हमने सेक्शन 2 पढ़ा था, यहाँ पर सेक्शन 2 कहां पढ़ा था हमने, सेक्शन 2 पढ़ा था हमने BNSS का, उसमें क्लॉज था सेक्शन 2 में, क्लॉज क्या था, क्लॉज 2 था उसका। क्लॉज 2 ये कहता था उसका कि जो शब्द BNSS में डिफाइन नहीं है, उनकी डेफिनेशन आप कहां से ले सकते हैं, BNS से ले सकते हैं, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT एक्ट 2000 से ले सकते हैं। इनसे क्या कर सकते हैं आप, डेफिनेशन को ड्राइव कर सकते हैं, यहां से ले सकते हैं। लेकिन क्या BNS और IT एक्ट में डिफाइन है कहीं पर अरेस्ट, नहीं, यहां पर भी नहीं डिफाइन है, ना BNSS में डिफाइन है, ना BNS में डिफाइन है, ना ही आपका IT एक्ट 2000 में डिफाइन। तो फिर इसकी डेफिनेशन होगी क्या, चलिए एक वर्किंग डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं क्या होना चाहिए। बेसिकली जो अरेस्ट होती है वो करती क्या, अरेस्ट का इफेक्ट क्या होता है, अरेस्ट का इफेक्ट क्या है, क्या जब कोई व्यक्ति, कोई पर्सन अरेस्ट किया जाता है तो उसकी क्या मतलब उसके इंपैक्ट क्या होते हैं, वो बेसिकली डिप्राइव कर देता है, कहां से, डिप्राइव ऑफ पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी को क्या कर देता है, डिप्राइव कर देता है। कौन, अरेस्ट एक ऐसी चीज है, अरेस्ट एक ऐसी प्रक्रिया है जो इंसान को डिप्राइव कर देता है उसकी पर्सनल लिबर्टी से। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो अरेस्ट इज द टोटल डिप्राइवेशन ऑफ पर्सनल लिबर्टी ऑफ द पर्सन, बस यही होगी। हाँ नहीं, अभी अधूरी है, कैसे, कि अगर डिप्राइव कर रहा है बंदा, तो यही काम तो कन्फाइनमेंट में भी होता है, बट कन्फाइनमेंट इज ऑफेंस अंडर BNS। भाई एक इंसान को कोई अगर बंदी बना ले, वो अरेस्ट कर ले, तो वो भी तो कन्फाइनमेंट हो गया उसका, भाई रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हो गया, भाई उसका अपराध हो जाएगा BNS में। हाँ, रॉन्गफुल नहीं करना है, लॉफुल कन्फाइन करना है, तो लॉफुल कैसे होगा, तो उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, बेसिकली डेफिनेशन हो जाएगी इसकी, अरेस्ट इज द टोटल डिप्राइवेशन ऑफ पर्सनल लिबर्टी। क्या हो जाएगी डेफिनेशन, मैं साफ साफ लिख देता हूं, देखिए अरेस्ट क्या होगी, अरेस्ट इज द टोटल deprivation of personal liberty by the procedure established ठीक। क्या डेफिनेशन है अरेस्ट की, अरेस्ट को पढ़ने से पहले आपको यह जानना है कि क्या अरेस्ट में और रॉन्गफुल कंफाइनमेंट में दोनों में सेम काम होता है, क्या काम होता है, टोटल ही डिप्राइव किया जाता है पर्सनल लिबर्टी से। कंफाइनमेंट में भी यही होता है, रॉन्गफुल कंफाइनमेंट में भी जो सदोष परिरोध होता है, सदोष परिरोध या सदोष अवरोध, बहुत सदोष अवरोध जो होता है, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट होता है, वो एक लिमिटेड चीज है,
ठीक है ना। उसमें लिमिटेड आपको ऑब्स्टेकल क्रिएट किया जाता है या लिमिटेड आपको रिस्ट्रेन किया जाता है, जैसे पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको रोक दिया जाता है कि आप भाई नॉर्थ डायरेक्शन में नहीं जा सकते, बाकी कहीं जा सकते हो, यहाँ से हम आपको डिप्राइव कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर आपको लिमिटेड चीज है, बहुत छोटी चीज है, नैरोवर। बट लेकिन कन्फाइनमेंट जो होता है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, आपको कन्फाइन कर दिया जाता है, लिमिट कर दिया जाता है, आपके राइट्स को लिमिट कर दिया जाता है कि भाई ये 10 बाई 10 के कमरे में आप रह सकते हैं, बस इससे बाहर नहीं निकलेंगे बिना मेरी मर्जी के। और वो सब करता कैसे, रॉन्गफुली कर रहे हैं वहां, रॉन्गफुली, कानून के खिलाफ जाकर अनलॉफुल कर रहे हैं आपको, अनलॉफुल तरीके से हमने आपको कन्फाइन कर रखा है। तो कन्फाइनमेंट में भी, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में भी आपको टोटली डिप्राइव किया जाता है, टोटली डिप्राइवमेंट ऑफ पर्सनल लिबर्टी। तो टोटली डिप्राइव किया जाता है पर्सनल लिबर्टी से रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में भी, और अरेस्ट में भी आपको टोटली डिप्राइव किया जाता है पर्सनल लिबर्टी से। तो दोनों में फर्क क्या है, तो देखिए अरेस्ट की डेफिनेशन में क्या और जुड़ जाता है, ये जुड़ जाता है द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, बाय द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। आप जब किसी व्यक्ति को उसके पर्सनल लिबर्टी से पूर्णतः वंचित कर देते हैं, वो वंचित या वंचन कैसे होता है, वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अधीन रहकर, अंडर द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। इसकी दोबारा से आप डेफिनेशन समझिए, डेफिनेशन क्या है, ये मेंस में या इंटरव्यू में कभी पूछ लेते हैं अरेस्ट को डिफाइन करिए, या फिर आपसे पूछे अरेस्ट के बारे में बताइए। जब आप चैप्टर 5 को लिखेंगे, या अरेस्टेड पर्सन के बारे में बताइए, क्या राइट्स हैं उसके, अरेस्टिंग अथॉरिटी की क्या ड्यूटीज होंगी, ठीक, ये सब चीजें आपसे पूछी जाती हैं मेंस में। तो आपको क्या बताना है, सबसे पहले अरेस्ट को डिफाइन करना है, अरेस्ट होती क्या है। फिर अरेस्ट की डेफिनेशन क्या होगी, अरेस्ट की डेफिनेशन ये होगी, क्या होगी, देखें, अरेस्ट इज द टोटल डिप्राइवेशन ऑफ पर्सनल लिबर्टी। अरेस्ट क्या है, गिरफ्तारी पूर्णतः वंचन है वैयक्तिक आजादी का, पूर्णतः वंचन है, लेकिन ऐसा वंचन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अधीन होगा। लेकिन ऐसा वंचन, ऐसा पूर्णतः वंचन ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अधीन ही होगा। यानी कि ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ आ कहां से गया भला, तो देखिए मैं यहां पर आपको एक चीज समझा देता हूं, ये भला आई कहां से है, ठीक है। यहां थोड़ा एक चीज समझ लेते हैं, आसानी से समझ में आ जाएंगी आपको चीजें। देखें, मैंने अरेस्ट की बात की, अरेस्ट को डेफिनेशन, अरेस्ट की डेफिनेशन कहीं नहीं दी गई, ना आपकी बीएनएसएस में दी गई है, ना आपकी बीएनएस में दी गई है, ना ही आपकी आईटी एक्ट में दी गई है। तो फिर बीएन होता क्या है, अरेस्ट, अरेस्ट इज द टोटल एक चीज तो ये हमने अरेस्ट की डेफिनेशन, ये वर्किंग डेफिनेशन है हमारी, क्या है, वर्किंग हमने बना ली है, हमने स्टडी के बेसिस पर अपने बनाई है। दूसरी चीज हमने देखी आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 हमने पूछा क्या अरेस्ट, ये अरेस्ट क्या वायलेट करती है। अरेस्ट जो है, अरेस्ट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें इंसान पूर्णतः वंचित हो जाता है अपने अधिकारों से, टोटल डिप्राइव्ड अपनी पर्सनल लिबर्टी से, पूरी तरीके से। उसके उठना बैठना खाना पीना ये सब उसकी मर्जी के हिसाब से नहीं होता है, बल्कि जिसने उसको डिप्राइव किया होता है, जिसने अपने कंट्रोल में उसकी इच्छा को किया होता है, उसकी मर्जी से ही वो इंसान क्या करता है, खाता पीता, या जो भी राइट्स को वो एक्सरसाइज करेगा वो उसकी मर्जी के अधीन करेगा, अंडर उसकी मर्जी के अधीन रहकर करेगा। दूसरी बात, मेरा सवाल ये है कि ये अरेस्ट जो है, हमने बताया अरेस्ट इज द टोटल डिप्राइवेशन ऑफ पर्सनल लिबर्टी। तो ये पर्सनल लिबर्टी जो है, ये आपको कौन सा आर्टिकल मुहैया कराता है, आपका आर्टिकल 21 आपको ये देता है। ये आर्टिकल 21 पर्सनल लिबर्टी को आपको कन्फर करता है, गारंटी करता है कि हाँ भाई ये आपकी पर्सनल लिबर्टी होगी और ये आपका फंडामेंटल राइट्स है। मेरा सवाल है, जबकि पर्सनल लिबर्टी से क्या कर रहा है, टोटली डिप्राइव कर रहा है आपको अरेस्ट। अरेस्ट एक ऐसी चीज है जो आपको टोटली डिप्राइव कर रही है, किससे, आर्टिकल 21 से। तो मेरा सवाल ये है, क्या ये अरेस्ट आपको आर्टिकल 21 के आपका जो आर्टिकल 21 का जो राइट है, जो आपका अधिकार है, क्या उस अधिकार से वंचित करती है। दोबारा समझिए, मेरा सवाल है, गिरफ्तारी की प्रक्रिया, क्या गिरफ्तारी की प्रक्रिया आर्टिकल 21 में दी गई वैयक्तिक आजादी का हनन है। आपसे फिल्म्स में सवाल पूछ सकता है, हाँ या ना में इसका जवाब देना, यस और नो, या मेंस में आपसे पूछ सकता है, या कभी कभी क्या होता है इंटरव्यू में आपसे पूछ देते हैं कि अरेस्ट इज द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21, आप कहिए नो, आपका जवाब होना चाहिए नहीं। क्यों नहीं होना चाहिए, हमने कहा अरेस्ट इज द टोटल डिप्राइवेशन ऑफ पर्सनल लिबर्टी अंडर द
प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। जब आर्टिकल 21 पढ़ेंगे तो आपको यहां लिखा है, क्या लिखा है, स्टेट शैल नॉट डिप्राइव्ड, ठीक है, शैल नॉट या नो वन डिप्राइव, शैल नॉट डिप्राइव किस चीज से, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। कोई भी शख्स इंक्लूडिंग द स्टेट क्या नहीं करेगा, आपको डिप्राइव नहीं कर सकता, छीन नहीं सकता, वंचित नहीं करेगा आपको, किससे, लाइफ से और पर्सनल लिबर्टी से। नो वन शैल डिप्राइव्ड फ्रॉम लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर established बाई, ये आर्टिकल 21 में आपको लाइन देखने को मिलेगी। ये कह रहे हैं कि ना तो किसी के जीवन को, किसी के प्राण और किसी की दैहिक स्वतंत्रता, प्राण और उसकी दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर सकता कोई भी शख्स, कोई भी इंसान, कोई भी, चाहे वो स्टेट हो चाहे इंडिविजुअल आदमी हो, कोई भी, ठीक है ना, कोई भी आपके जो लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का अधिकार है, आपको जो आर्टिकल 21 आपको गारंटी करता है, पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो फंडामेंटल राइट्स है आपका, तो जीने का जो अधिकार है आपका, जीवन का और दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, वो आपका कोई भी नहीं छीन सकता, सिवाय तब के जबकि प्रोसीजर कौन सा फॉलो किया जा रहा हो, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। तो मेरा सवाल ये है कि अरेस्ट तो आपकी पर्सनल लिबर्टी को क्या करती है, इंट्रोज करती है, छीनती है। अरेस्ट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपकी पर्सनल लिबर्टी से आपको टोटली डिप्राइव कर दिया जाता है, पूर्णतः वंचित कर दिया जाता है कि आप नहीं कर सकते। तो क्या अरेस्ट फिर इस आर्टिकल 21 का वायलेशन नहीं करती है? नहीं करती है, क्योंकि अरेस्ट होता ही तब है जब अंडर द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ हो, अंडर द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय द लॉ हो। तो मेरा सवाल ये है, जब अरेस्ट करेंगे तो क्या ये प्रोसीजर जो एस्टैब्लिश किया गया है उस प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा? यस, अगर उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर अरेस्ट आपका क्या बन जाएगा, रॉन्गफुल कंफाइनमेंट का ऑफेंस बन जाएगा। अगर आपने प्रोसीजर को जो कि एस्टैब्लिश किया गया है उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया तो वो जो गिरफ्तारी होगी वो अविधिपूर्ण हो जाएगी या इलीगल हो जाएगी, अनलॉफुल हो जाएगी आपकी। और जब गिरफ्तारी अनलॉफुल होगी तो उसको क्या बोलते हैं, बीएनएस में दिए गए अपराध होगा, या पुरानी आईपीसी की बात करूं उसमें भी वो अपराध था जिसका नाम है रॉन्गफुल कंफाइनमेंट। आपने गलत तरीके से, अविधिपूर्व तरीके से, अविधिपूर्वक, और अगर उसे अविधिपूर्वक या इलीगल तरीके से आपने उसे डिटेन किया है या उसे वंचित किया है उसकी आजादी से, तो हम उसको रॉन्गफुल कंफाइनमेंट कहेंगे। तो ध्यान रहे, आपकी अरेस्टिंग जो होगी, अरेस्टिंग सब्जेक्ट टू दी प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। अगर आपने प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ को फॉलो किया है तभी वो अरेस्ट की कैटेगरी में आएगा, अगर प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ को फॉलो नहीं किया है तो वो रॉन्गफुल कंफाइनमेंट में आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको अरेस्ट की डेफिनेशन समझ में आई होगी। अरेस्ट क्या है? एक प्रोसीजर है, एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? वो विधिपूर्ण प्रक्रिया है। नहीं, विधिपूर्ण कैसे हो जाएगी? वो प्रक्रिया विधिपूर्ण ऐसे हो जाएगी जब वो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ को क्या करेगी, फॉलो करेगी या उसके सब्जेक्ट टू रहेगी, तो फिर वो अरेस्ट बन जाएगा। और अगर प्रक्रिया को जो एस्टैब्लिश बाय लॉ है, जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है, अगर उसको फॉलो नहीं करता है, कोई अथॉरिटी नहीं करती है, कोई इंडिविजुअल नहीं करता है, तो फिर ये माना जाएगा कि उस आदमी ने आपको रॉन्गफुली कंफाइन किया है और ये आपका अंडर बीएनएस 2023 क्या हो जाएगा, एक ऑफेंस हो जाएगा, और जिसके लिए आपके खिलाफ क्या किया जा सकता है, एफआईआर या उसका प्रॉपर एक्शन आपके खिलाफ लिया जा सकता है। तो ये अरेस्ट की डेफिनेशन। तो आपको एक चीज पता लगी, अरेस्ट कभी भी, लेकिन अरेस्ट कैसी होनी चाहिए, अंडर दी प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ होना चाहिए। अरेस्ट अंडर दी प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ होना चाहिए, तब तो वो अरेस्ट होगा। अगर प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ को फॉलो नहीं किया गया तो वो रॉन्गफुल कंफाइनमेंट बन जाएगा। रॉन्गफुल कंफाइनमेंट बनने की दशा में क्या हो जाएगा, कोई अथॉरिटी हो, कोई इंडिविजुअल हो, तो आपके खिलाफ क्या हो जाएगा, रॉन्गफुल कंफाइनमेंट का मुकदमा या केस दर्ज किया जाएगा आपके खिलाफ। तो सवाल मेरा ये है कि ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, बार बार आप कह रहे हैं प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, ये हमें मिलेगा कहां पर? ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है क्या? ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है क्या? कौन सा प्रोसीजर है हमारे पास? वही प्रोसीजर जिसको हमें फॉलो करना है, जिसकी बिना पर अरेस्ट बनता है। अगर जिसको फॉलो ना किया जाए तो वो अरेस्ट रॉन्गफुल कंफाइनमेंट बन जाता है। जो फर्क पैदा करने वाला प्रोसीजर है, वो फर्क पैदा करने वाला प्रोसीजर आज की बीएनएस में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कहां दिया गया है? चैप्टर 5 में दिया गया है, जिसकी रेंज शुरू होती है सेक्शन 35 से लेकर सेक्शन 62 तक। धारा 35 से लेकर धारा 62 के बीच में जो फैली हुई प्रक्रिया है, जिन सेक्शंस के बीच में जो फैली हुई है, 35, 36, 37, 38, 62 तक जो प्रक्रिया फैली हुई है, जिसमें कि अरेस्टेड पर्सन के राइट्स दिए गए, किस तरह से अरेस्ट करेंगे आप, रात में कैसे जाएंगे, महिला होगी तो क्या प्रक्रिया होगी, किस तरह से आप पकड़ेंगे, कब अरेस्ट कर सकते हैं, कब अरेस्ट नहीं कर सकते, किन मामलों में आपको पकड़ा जाएगा, किन में नहीं पकड़ा जाएगा, पकड़ने के बाद की प्रक्रिया क्या होगी, तलाशी कैसे ली जाएगी, कहाँ रखा जाएगा, आपके राइट्स क्या होंगे, आपको कब मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, ये पूरी प्रक्रिया इन दो सेक्शंस के बीच में फैली हुई है, फ्रॉम दी 35 टू 62 तक। चैप्टर 5 में हमें पता लगता है ये जो आर्टिकल 21 जो कह रहा है ना, आर्टिकल 21 कह रहा है कि आप प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ के तहत ही आप किसी की जिंदगी को छीन सकते हैं,
या फिर आप उसकी पर्सनल लिबर्टी को छीन सकते हैं। तो हम अभी पर्सनल लिबर्टी की बात कर रहे हैं। तो पर्सनल लिबर्टी में क्या है, जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है वो कहां दिया गया है, उस प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ हमें बीएनएसएस के चैप्टर 5 में बताया गया कि ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है। इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप किसी के इंसान के पर्सनल लिबर्टी को भी क्या कर सकते हैं, डिप्राइव कर सकते हैं, उसकी वैयक्तिक आजादी से भी उसे वंचित किया जा सकता है, लेकिन उस प्रोसीजर को फॉलो कर जो कि चैप्टर 5 बीएनएसएस में दिया गया है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा आर्टिकल 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, जो कि अरेस्ट की डेफिनेशन को पूर्ण करता है, कंप्लीट करता है। Arrest is the totally deprivation of the personal liberty, but under procedure established by law, लेकिन वो अधीन होगा प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ के। ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है क्या, तो मुझे ऐसे लिखने दीजिए ना, यहां पर कैसे लिख दूं, देखो, अरेस्ट इज द टोटल डिप्राइवेशन ऑफ पर्सनल लिबर्टी अंडर चैप्टर 5 ऑफ बीएन। अब बताइए इसमें उसमें कोई फर्क था, नहीं था कोई फर्क, सेम है, बात वही है। प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ की जगह जो मैंने लिख दिया चैप्टर 5 ऑफ बीएनएसएस लिख दिया, चैप्टर 5 ऑफ बीएनएसएस लिख दिया मैंने। कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का जो चैप्टर 5 है उसके अधीन रहते हुए अंडर चैप्टर 5 ऑफ बीएनएसएस, अधीन रहते हुए किसी व्यक्ति की जो वैयक्तिक आजादी है उसे वंचित करना अरेस्ट है। ये चैप्टर 5 क्या है, अरे चैप्टर 5 में ही तो है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, चैप्टर 5 में ही तो दिया गया प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। इसको हिंदी में समझिए, हिंदी वाले, कि कोई व्यक्ति अरेस्ट किया हुआ तब कहा जाता है जब उसे उसकी वैयक्तिक आजादी से पूर्णतः वंचित कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा वंचन चैप्टर 5 में दी गई प्रक्रिया के अधीन होगा बीएनएसएस की। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया तब कह सकता है जब उसको उसकी वैयक्तिक आजादी से पूर्णतः वंचित कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा वंचन अध्याय 5 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अधीन होना चाहिए। दैट इज द अरेस्ट, दैट इज द अरेस्ट। ये अरेस्ट है आपका। अरेस्ट की डेफिनेशन क्या है, कोई व्यक्ति है उसको हमने क्या कहा है, पूर्ण रूप से उसकी वैयक्तिक आजादी से उसे वंचित कर दिया है, उसे हमने डिप्राइव कर दिया है, लेकिन ऐसा वंचन तभी विधिपूर्ण होगा जबकि आपने अध्याय 5 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को फॉलो किया हो, आपने उसकी को सही तरीके से उसको माना हो, उसी में दी गई प्रक्रिया को ही आपने अनुसरण किया हो, उसको माना हो। ये आपका क्या हुआ, ये आपकी डेफिनेशन हुई किसकी, अरेस्ट की। अब हमने अरेस्ट की डेफिनेशन पढ़ ली, अब अरेस्ट की डेफिनेशन हमें पता लग गया अरेस्ट क्या है। अब हमें पढ़ना है जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है। अब प्रोसीजर पढ़ते हैं, इसका प्रोसीजर है क्या, प्रोसीजर कहां पर है, प्रोसीजर दिया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35 से शुरू होता है और धारा 62 तक इसमें फैला हुआ है। तो देखते हैं वन बाय वन क्या क्या चीजें हैं इसमें। आइए अब लौट के चलते हैं अपने टॉपिक पर, बेयरेक्ट पर चलते हैं। तो बेयरेक्ट हमारा क्या कह रहा है वो देखते हैं। देखें बेयरेक्ट क्या कह रहा है, यहां पर बेयरेक्ट हमारे क्या कह रहा है, देखें सेक्शन 35, सेक्शन 35 ही क्यों पढ़ना है, पहला सेक्शन यही है। देखिए चैप्टर 5 अरेस्ट कहां से कहां तक, 35 से 62 तक ये रेंज है इसकी, 35 से 62 तक ये रेंज। अब पढ़ते हैं वन बाय वन क्या कह रहे हैं। 35 देखिए पहला सेक्शन क्या कह रहा है, व्हेन पुलिस मे अरेस्ट विदाउट वारंट। मे का मतलब, मे में क्या इंक्लूड होता है, मे नॉट, कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती, ये डिस्क्रिशन है पुलिस का, जहां डिस्क्रिशन हुआ, डिस्क्रिशन है, वैवेकीय शक्ति है उसे वैवेकीय अधिकार है उसका, लेकिन ये डिस्क्रिशन कैसा होगा, ये जुडिशियसली होगा, ये न्यायिक पूर्ण विवेक की बात है। ऐसा नहीं कि राजा नहीं आप, बिम्सिकली नहीं होगा, ये आर्बिट्रेरी नहीं होगा, ऐसा नहीं कि आप कोई सनकी राजा हैं, आपने कह दिया इनको पकड़ दो इनको छोड़ दो, ऐसा नहीं होगा। एक प्रॉपर डिस्क्रिशन जो होगा पुलिस वाले का, जो पुलिस ऑफिसर का, वो डिस्क्रिशन कैसा होगा, वो जुडिशियसली होगा, वो बिम्सिकली नहीं होगा, वो आर्बिट्रेरी नहीं होगा, वो मनमाना नहीं होना चाहिए, वो एक सनक पूर्ण नहीं होना चाहिए, वो जुडिशियसली होना चाहिए, वो न्यायपूर्ण होना चाहिए, न्यायिक होना चाहिए। तो ये जो मे है उसमें मे नॉट भी शामिल है, यानी कि पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। देखिए इसमें हमें 3 चीजें पढ़नी है। पहला क्या, व्हेन, हु और हाउ। व्हेन कब अरेस्ट किया जाएगा, हु कौन करेगा, हाउ कैसे। पहली चीज कब अरेस्ट किया जाएगा वही बता रहे हैं, व्हेन, पहले सवाल का जवाब दे रहे हैं। व्हेन, हमारे 3 सवाल हैं, हमने अभी पढ़ा अरेस्ट क्या होता है। अरेस्ट में मालूम हुआ किसी इंसान का पूर्णतः वंचन, उसकी पर्सनल लिबर्टी से ही अरेस्ट कहलाता है, लेकिन ऐसा वंचन एक प्रक्रिया के तहत होगा। उस प्रक्रिया का अभी हम अध्ययन कर रहे हैं, उस प्रक्रिया को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अध्याय 5 में धारा 35 से धारा 62 के बीच में बताया गया है। अब हम उस प्रक्रिया के बारे में ही अध्ययन कर रहे हैं। अब उस प्रक्रिया का हम पहला सेक्शन पढ़ रहे हैं, इसको 35 है। जब हम इस चैप्टर को देखते हैं तो हमें 3 सवाल मिलते हैं। पहला सवाल कि ऐसी गिरफ्तारी
कब की जाएगी, वो कौन सी परिस्थितियां होंगी, वो कौन सी सर्कमस्टांसेस होंगी जिनमें अरेस्टिंग की जा सकती है, और वो कौन सी परिस्थितियां, वो कौन सी सर्कमस्टांसेस होंगी जिनमें अरेस्टिंग नहीं की जा सकती है। मैं नहीं कह रहा हूं, यहां में लगा हुआ है, पुलिस वाला अरेस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। दूसरा सवाल क्या है, वो अरेस्ट करने वाला व्यक्ति होगा कौन, कौन पकड़ेगा, पुलिस ऑफिसर या तीन ही आदमी है पकड़ने वाले, या तीन ही लोगों को अरेस्टिंग की पावर दी गई है। पहला पुलिस ऑफिसर, दूसरा एक ऑर्डिनरी व्यक्ति या सिंपल जो अदर देन पुलिस ऑफिसर होगा, एक नॉर्मल व्यक्ति, तीसरा एक मजिस्ट्रेट होगा। बल्कि अगर मजिस्ट्रेट में कैटेगराइज करूं तो दो मजिस्ट्रेट है वहां पे, दोनों जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव दोनों कर सकते हैं। तो देखते हैं आगे आगे कौन कौन करता है। और तीसरी प्रक्रिया, जो तीसरा सवाल है इसमें, हमें तीसरा सवाल क्या है कि गिरफ्तारी की कैसे जाएगी, उसकी प्रक्रिया कैसे, हाउ मेड अरेस्ट, कैसे करेंगे, जाकर हथकड़ी लगा देंगे या उसको जबरदस्ती पकड़ेंगे, फोर्सफुली पकड़ेंगे या कैसे पकड़ेंगे, वो आगे बताया गया। तो हम देखते हैं पहला वैन कब पकड़ा, कब अरेस्ट करेंगे। वैन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, बिना वारंट के पुलिस ऑफिसर कब अरेस्ट करेगा, बिना वारंट के पुलिस कब अरेस्ट करेगा। एक चीज मैं आपको यही क्लियर कर देता हूं, बिना वारंट के और वारंट के अरेस्ट करने में दो तरह की चीजें होती हैं। विद वारंट कब करते हैं और बिना वारंट के। देखो, ये जो विदाउट वारंट जब अरेस्ट करने की बात होती है, ये ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन होता है, ये ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग एफआईआर, फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एफआईआर, वो आपको अंटिल कब तक, अंटिल फाइलिंग द पीआर पुलिस रिपोर्ट अंडर सेक्शन 193 ऑफ क्लॉज 3 या 4 है इसका, जो भी क्लॉज है उसका 93 में जब तक पीआर जब दाखिल नहीं कर, यानी चार्जशीट जब फाइल कर देगा पुलिस ऑफिसर, फिर वो आपको बिना वारंट अरेस्ट नहीं कर सकता, फिर वो आपको बिना वारंट अरेस्ट नहीं कर पाएगा, फिर वो आपको वारंट के तहत ही अरेस्ट कर पाएगा, चाहे वो फिर कॉग्निजेबल ऑफेंस हो या कैसा भी ऑफेंस। दूसरी चीज, अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तब आप उसके लिए वारंट इशू कराएंगे, तब बिना वारंट तो किसी भी सिचुएशन में नहीं कर सकते, चाहे ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हो या पोस्ट इन्वेस्टिगेशन हो। ठीक है, ना तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ना इन्वेस्टिगेशन के बाद में। तो ये यहां पर विदाउट वारंट क्यों लिख रहे हैं, विदाउट वारंट लिखने का मतलब ही है यहां पर कौन सी केस की बात चल रही है, कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात चल रही है। तो देखें, व्हेन पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट विदाउट वारंट, एक पुलिस ऑफिसर कब बिना वारंट के अरेस्ट कर पाएगा। हमें इस सवाल का जवाब जानना है, कब, व्हेन, इसी का जानना है बस। देखते हैं क्या कह रहे हैं। पहला पॉइंट देखेंगे इसमें, एनी पुलिस ऑफिसर, अंडरलाइन करके कीवर्ड्स हैं ये, एनी पुलिस ऑफिसर। ध्यान रखिए, प्रीलिम्स का सवाल मिल गया आपको। प्रीलिम्स का सवाल कैसा है, आपसे पूछा जाता है कि किस रैंक का पुलिस ऑफिसर आपको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है अंडर सेक्शन 35 ऑफ बीएनएसएस। आप कहिए एनी पुलिस ऑफिसर, कोई भी, यस कोई भी कर सकता है अरेस्ट, कांस्टेबल, एसआई, एसपी, जो भी, व्हाटएवर, बस पुलिस जो आपका पुलिस एक्ट है उसके सेक्शन 2 के अधीन जिसको अपॉइंट किया गया एज अ पुलिस ऑफिसर, वो अरेस्ट कर सकता है। ये पुलिस ऑफिसर कौन होगा, ये सेक्शन 2 में बताया गया। कहां पर बताया गया, सेक्शन में उसकी डेफिनेशन देखिए, जो सेक्शन 2 के अधीन इनको प्रशस्ति पत्र या अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, पुलिस ऑफिसर कहते हैं। तो पुलिस एक्ट के अधीन, जिनको पुलिस एक्ट में पुलिस में भर्ती किया गया है, अपॉइंट किया गया है, शामिल किया गया है, वही शख्स पुलिस ऑफिसर होगा। ये वही पुलिस का मतलब है यहाँ पे, एनी पुलिस ऑफिसर। तो आपको प्रीलिम्स का एक सवाल मिला। पहला सवाल क्या प्रीलिम्स का, प्रीलिम्स का सवाल ये है कि क्या कौन सा पुलिस अधिकारी को बिना वारंट अरेस्ट करने की पावर होगी। आप कहिए कोई सा भी अधिकारी हो, ये मैं नहीं कह रहा हूं, सेक्शन 35 कह रहा है। क्या करेगा वो पुलिस ऑफिसर, मे कर सकता है, नहीं भी कर सकता, यस, विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम अ मजिस्ट्रेट, बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के, एंड विदाउट अ वारंट अरेस्ट एनी पर्सन, बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के या बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के क्या कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, मे और मे नॉट। कब करेंगे, पहला, हु, कौन, वो शख्स जिसने अपराध किया है, कमिट्स इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। मान लीजिए ये मिस्टर ए थे भाई साहब, ये एक पुलिस ऑफिसर है, ये पुलिस ऑफिसर है, इनकी प्रेजेंस में ये खड़े हैं, प्रेजेंस है इनकी, ये खड़े हैं भाई साहब, इनकी प्रेजेंस में क्या कर रहा है वो भाई साहब, वो बी जो है, जो एक्यूज्ड है, ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, इनकी प्रेजेंस में कोई कौन सा ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस कर दे रहे हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस कर दे रहे हैं। ये भाई साहब, ये एक्यूज जो हैं, ये इनकी प्रेजेंस में, पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में क्या कर रहे हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस कर रहे हैं। जब ये कॉग्निजेबल ऑफेंस कर रहे हैं उस वक्त क्या करेंगे, ये मिस्टर बी जो है, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस इस पुलिस वाले की मौजूदगी में कर रहे हैं, तो इस पुलिस वाले को ये राइट होगा कि बिना वारंट के क्या कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं। ध्यान रहे, कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल की बात करूं तो वो भी है एक सिचुएशन, वो 39 में बताया गया है, सेक्शन 39 में, सेक्शन 39 में बताया गया है कि वो तब क्या प्रक्रिया होगी। अब देखा, नॉन कॉग्निजेबल में भी किया जा सकता है एक सिचुएशन में, लेकिन हालांकि नॉन कॉग्निजेबल में बिना वारंट के आप अरेस्ट नहीं कर सकते, न बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के कर सकते हैं। तो पहली सिचुएशन कौन सी है जिसमें अरेस्ट कर सकता है कोई पुलिस वाला, पहली सिचुएशन है कि वो व्यक्ति जिस पर की उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है, कब किया है, वो पुलिस ऑफिसर के सामने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस को कमिट करता है, कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस को कमिट करता है किसी पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में, कौन सा, कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस करने की दशा में क्या करेगा पुलिस ऑफिसर, बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के, बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के, वो ऐसे व्यक्ति को जिसने की उस पुलिस ऑफिसर की मौजूदगी में ऐसा ऑफेंस किया है उसको अरेस्ट करता है। पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन देखते हैं, देखिए क्या कह रहे हैं दूसरी सिचुएशन में।
बी अगेंस्ट हुम अ रीजनेबल कंप्लेंट, उस व्यक्ति के खिलाफ एक रीजनेबल कंप्लेंट हैज बीन मेड, की गई है, और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, ये मैं कीवर्ड बता रहा हूं, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, और हैज बीन रिसीव्ड, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है, और रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट, और ऐसा कोई युक्त संदेह विद्यमान है, अभी हिंदी बताएंगे इसकी, दैट ही हैज कमिट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस पनिशेबल विद reasonable complaint has been made, credible information has been received, और reasonable suspicion exist. क्या कर रहे हैं? He has committed a cognizable offense punishable with imprisonment for a term which may be less than 7 years or which may be extended to 7 years whether with or without fine if the following conditions are satisfied. क्या कह रहे हैं? देखिए, दो कंडीशन बताना है, एक तो 7 साल से कम का अपराध है, मे बी लेस देन 7 इयर्स, और विच मे एक्सटेंड टू 7 इयर्स। ये समझने वाली बात है, यहां पर बहुत सिंपल सी बात है, समझ लेंगे। अपराध जो है वो जो ऑफेंस है, आप बीएनएस को जब आप टैकल करेंगे, बीएनएस को स्टडी करेंगे, देखेंगे तो वहां पर अपराधों की कैटेगरी है, मैंने बताया था तो उसमें ऑफेंस की सजा दी गई है, तो जब बीएनएस को देखेंगे तो कौन से ऑफेंस में कितनी सजा है वो सब देख रहा है। यहाँ पर अरेस्ट को कैटेगराइज किया है सजा की बुनियाद पर, सजा के बेस पे कैटेगराइज किया है। तो यहाँ पर जो दो तरह ऑफेंस बना दिए उन्होंने, कैसे ऑफेंस है? एक तो अप टू 7 ईयर, 7 साल से कम या 7 साल तक के, और एक कौन से? अबव 7 ईयर्स, 7 साल से ज्यादा के, ठीक है ना, दो कैटेगरी। तो 7 साल से ज्यादा वाले अपराध में कुछ अलग स्थितियां हैं, कुछ अलग कंडीशन है, कैसे करना अरेस्ट, अभी हम उस पर बात करेंगे। और 7 साल तक के अपराधों में 7 साल से कम या 7 साल तक वाले कुछ कंडीशंस अलग हैं। बात समझिए, एक ऐसा ऑफेंस है जो क्या किया है, जिसके लिए रीजनेबल कंप्लेंट की गई है, जिसके लिए क्रेडिबल इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई है, या जिसके लिए रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट कर रहा है। क्या कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है जो 7 साल तक का है, उसमें कारावास, या उससे कम का है? एक अपराध है, तो समझा देता हूं साइड में आपको, तो समझना जरूरी है। देखिए कैसा अपराध है, ये ऑफेंस है, ठीक, ये ऑफेंस कैसा है, कैसा ऑफेंस है देखें, अप टू 7 ईयर, और कैसा? लेस देन 7 ईयर। ये दो तरह की सिचुएशन हो सकती है, 7 साल तक का अपराध है। लेकिन इस ऑफेंस के बारे में पुलिस ऑफिसर के पास ये 3 चीजों में से कोई एक चीज हो सकती है। पहला, एक रीजनेबल कंप्लेंट की गई है उसके खिलाफ, ठीक। दूसरा, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिली है, और तीसरा क्या है? रीजनेबल क्या हुआ है ना? रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट कर रहा है। ये 3 चीजें। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं, मुझे ये एक रीजनेबल कंप्लेंट आई मेरे पास, मेरे पुलिस स्टेशन में, मिस्टर ए, एक ये मिस्टर ए हैं, ये मिस्टर ए क्या कर रहे हैं? अपराध किए हैं। कैसा अपराध किए हैं? ये कॉग्निजेबल ऑफेंस किए हैं, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस किए हैं भाई साहब। ये कैसा ऑफेंस है? ये 7 साल तक की सजा हो सकती है इसमें, या 7 साल से कम तक की सजा हो सकती है। ऐसे अपराध से मुंसलिक, ऐसे अपराध से रिलेटेड उस पुलिस ऑफिसर के पास जो मिस्टर ए हैं, उनके पास क्या एक रीजनेबल कंप्लेंट आई है, या कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिली है, या फिर इनके पास कोई रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि कोई युक्त सूचना, सॉरी युक्त शिकायत मिली है, या फिर कोई विश्वसनीय कोई सूचना है इनके पास, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, या फिर इनके पास कोई युक्त क्या है? संदेह विद्यमान है। क्या मेरे पास, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं, मेरे पास एक व्यक्ति के खिलाफ एक कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड क्या आई है? मेरे पास रीजनेबल कंप्लेंट आई है, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिली है मुझे, या फिर कोई रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट कर रहा है कि ऐसे व्यक्ति ने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया जिसके लिए सजा हो सकती है 7 साल तक या उससे कम की सजा। तब मैं ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए तब एलिजिबल हूँ। कब एलिजिबल हूँ? क्या वजह होगी? तो देखिए मैं बता दूं आपको वजह क्या होगी, वो यहां पे हम अभी आपको दिखा देते हैं क्या वजह होगी। देखिए अब हम यह बात करते हैं, आपने क्लॉज ए तो पढ़ ही लिया,
क्लॉज ए में क्या था, कोई भी शख्स अगर क्लॉज ए में who commits in the presence of police officer a cognizable offense, तब अरेस्ट कर सकते हैं। अब हम बी पढ़ रहे थे, तो देखिए क्या कह रहे हैं, अब दोबारा पढ़िए, अगेंस्ट whom a reasonable, उस व्यक्ति के खिलाफ एक रीजनेबल कंप्लेंट मिली है, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई है, या फिर उसके बाद रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट कर रहा है दैट ही हैज कमिट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस जो पनिशेबल है कितने टाइम से, जो टर्म्स होगा कितना, 7 साल से कम या 7 साल तक, विद और विदाउट फाइन इफ फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड, नेमली अगर आप उसे अरेस्ट करना चाहते हैं तो नीचे दी गई कंडीशन को सेटिस्फाई कर दीजिए, तभी आप अरेस्ट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। वो कंडीशन कौन सी है वो देख लेते हैं जल्दी से, फटाफट कंडीशन देखिए। पहली कंडीशन है द पुलिस ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव, कैसा रीजन टू बिलीव है, ऑन द बेसिस ऑफ सच कंप्लेंट, उस कंप्लेंट के बेस पर इंफॉर्मेशन और सस्पिशन सच पर्सन हैज कमिटेड द सैड ऑफेंस, मेरे पास एक रीजन टू बिलीव है, यकीन करने की वजह है, एक यकीन करने का कारण है, विश्वास करने का कारण है कि ऐसे व्यक्ति ने वो अपराध किया होगा जिसके खिलाफ मुझे क्या मिली थी, रीजनेबल कंप्लेंट मिली थी, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिली थी और रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट कर रहा था, तब मैं अपने रीजन टू बिलीव के बेस पर मैं उसको आदमी को क्या कर सकता हूं, अरेस्ट कर सकता हूं। ये पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, द पुलिस ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट सच अरेस्ट इज नेसेसरी, ये पुलिस वाले को लग रहा है कि भाई ये सेटिस्फाई हो गया कि भाई ऐसी अरेस्ट करना जरूरी है। क्यों जरूरी है, ए टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कमिटिंग एंड फर्दर ऑफेंस, कोई आगे ऑफेंस ना करे, और फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफिसर ऑफेंस। हम क्यों अरेस्ट कर रहे हैं, ये मेरा यकीन है कि अगर उसको अरेस्ट नहीं किया मैंने, रीजन टू बिलीव है, तो वो सब काम बिगाड़ देगा। तो कौन से काम बचाने हैं आपको, वो कोई फर्दर ऑफेंस ना करे, इस प्रवृत्ति का, इस टेंडेंसी का आदमी है कि अगर उसको खुला छोड़ा गया तो दोबारा ऑफेंस कर सकता है। दूसरी चीज, इन्वेस्टिगेशन नहीं होने देगा वो ऑफेंस का प्रॉपर, तो इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होने देगा, नहीं। और तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज देखिए, तीसरी चीज क्या कह रहे हैं, टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कॉजिंग द एविडेंस ऑफ द ऑफेंस टू डिसअपीयर और टैंपरिंग विद द सच एविडेंस इन मैनर, वो किसी भी प्रकार से एविडेंस को डिसअपीयर कर सकता है या टैंपर कर सकता है, छेड़छाड़ या सबूतों को मिटा सकता है, मिटाना किसी तरह से, या छेड़छाड़ कर सकता है, छेड़छाड़ कर सकता है या सबूतों को मिटा सकता है, तो मिटा सकता है या छेड़छाड़ कर सकता है, इस बुनियाद पर मुझे रीजन टू बिलीव है कि उसको खुला छोड़ा जाएगा तो वो ये सब हरकतें कर सकता है। पहली हरकत वो दोबारा से ऑफेंस कर सकता है कोई, या दूसरी हरकत क्या है, वो टैंपरिंग या डिसअपीयरिंग कर सकता है सबूतों के साथ। तीसरी चीज क्या है, तीसरी कंडीशन देखें, ये आपका पहली, दूसरी, तीसरी कंडीशन हो गई। पहला फर्दर ऑफेंस ना करे, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो। तीसरी कंडीशन क्या थी, डिसअपीयरिंग और टेम्परिंग ना करे। और चौथी कंडीशन क्या है, चौथी कंडीशन देखेंगे आप, टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम मेकिंग एनी इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस टू एनी पर्सन acquainted with the facts or the case as so to dissuade him from disclosing such facts to the court और दी पुलिस ऑफिसर। अरे कोई ऐसा व्यक्ति है, ये फैक्ट्स को जानता है, फैक्ट्स, ये गवाह है, ये गवाहों को क्या करेगा, इंड्यूस कर देगा, थ्रेट कर देगा और प्रॉमिस करेगा कि साहब गवाही ना दो। तो इस तरीके के व्यक्ति को अगर हम बाहर खुला छोड़ेंगे तो इस तरह के किसी गवाह वगैरह को या धमका वगैरह सकता है, क्यों फैक्ट से भली भांति जानता है फैक्टों को। आगे देखते हैं, ई देखें, ई में क्या दिया गया है, ई कह रहा है एज अनलेस सच पर्सन इज अरेस्टेड हिज प्रेजेंस इन द कोर्ट whenever required cannot be ensured and the police officer shall record while making such arrest his reason in writing। अरे अगर उसको अरेस्ट नहीं किया गया तो व्यक्ति कैसा है, वो कोर्ट में प्रॉपर तरीके से हाजिर नहीं होगा, जो प्रॉपर इंश्योर नहीं कर पाएंगे हम उसकी हाजिरी को, तो ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट करना जरूरी है। लेकिन ध्यान रहे, इस तरह की अरेस्ट के मामले में रिकॉर्ड वाइल मेकिंग क्या करेंगे, तो रीजन द पुलिस ऑफिसर शैल रिकॉर्ड वाइल मेकिंग द सच अरेस्ट हिज रीजंस इन राइटिंग। राइटिंग में रीजन रिकॉर्ड होना चाहिए, क्यों अरेस्ट करना चाहते हैं, कि भाई ये वजह है इसलिए रिकॉर्ड करना चाहते हैं। आगे देखिए, प्रोवाइडेड दैट अ पुलिस ऑफिसर शैल इन ऑल केसेस वेयर द अरेस्ट ऑफ अ पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ द सबसेक्शन रिकॉर्ड द रीजन इन राइटिंग फॉर नॉट मेकिंग द। अगर आपने अरेस्ट किया है तब भी रीजन रिकॉर्ड करने हैं, अगर अरेस्ट नहीं कर रहे हैं तब भी आपको रीजन रिकॉर्ड करने के साथ हम इसलिए इन्हें रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, सॉरी अरेस्ट नहीं करना। ये आपका थोड़ा सा अरेस्ट के बारे में मैंने बताया आपको, मैं इसके आगे कल कंटिन्यू करूंगा। मैंने बताया कि जैसा कि मुझे प्रिस्क्राइब टाइम मिलता है बाय द कोचिंग सेंटर की तरफ से हमें प्रिस्क्राइब टाइम मिलता है, और इतना ही टाइम था मेरे पास 1 घंटे का, तो जितना हो सका मैंने उतना किया, मैं इन डेप्थ पढ़ाया से। और मैं कल इसी टाइम पर आपको इसके आगे मैं कंटिन्यू करूँगा। और जो भी लोग हमारे पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं, राजस्थान के लिए भी हमने बैच शुरू किया, सफलता बैच, तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे ऑफिस पे। थैंक यू।